गुलजार साहब उल्टी रवायत शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं लखनऊ में हूँ, पहले आप बैठिए। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि मैं पहले बैठूं। लखनऊ में आने के बाद आप लोग जरा जोर लगा दीजिए, गुलजार साहब पहले तशरीफ लग ले आए। ये पूरे लखनऊ की आवाज़ है कि आप तशरीफ देखिए, अर्ज यूँ है कि ये आपकी शहर की, आपके शहर लखनऊ की तहजीब के ख़िलाफ़ है कि मैं पहले बैठूं और मैं उनसे ना कहूं कि पहले आप। ये पहले आप हमने सीखा ही यहाँ इस शहर की तहजीब के साथ है, तो ये तो लखनऊ की देन है। शास्त्रीय संगीत के महफिलों में उस्ताद पहले करता है, फिर जूनियर करते हैं। हैसियत नहीं है कि जूनियर कर दे, उसकी दुकान बंद हो जाती है। मेरी दुकान चलनी चाहिए सर, इसलिए आप बैठें। देखिए, बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ खत्म हो जाता है, थॉट कभी खत्म नहीं होता। और जब मैं गुलजार साहब को कल से सुन रहा हूँ और अब तक देखता आया हूँ, मैं हमेशा महसूस करता था कि शब्द इतने नफासत भरे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गायक के मुंह से निकल के मेरे कानों के बीच तक आते आते गिर के टूट जाए। और कई बार बहुत जोर लगाना पड़ता था। आज भी वो गाना मुझे पूरा याद है, लेकिन मैं इसलिए लिख के लाया कि एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए कहीं, और यहीं मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। मैंने सबसे पहली बार गुलजार साहब का नाम सुना था जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था GIC इलाहाबाद में। तिवारी जी, आपको याद है? तो इलाहाबाद का जो भूगोल जानते हैं वो जानते होंगे कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद के से जब दाहिनी तरफ मुड़े तो आलोपी बाग की ओर चलते समय एक रेलवे का बहुत बड़ा पुल आता है और उस डाट का पुल कहलाता है। और उस रेलवे के पुल के दोनों ओर किंग साइज के पोस्टर्स लगा करते थे। आप याद करें तो पहले बड़े पोस्टर भी आते थे और छोटे भी आते थे, जो कहीं भी चिपक जाते थे। आपकी दीवारों को भी उन्होंने काफ़ी सार्थक किया होगा छोटे वालों ने। तो उस पर एक पोस्टर लगा था, मेरे अपने। और उस समय मैंने किसी रिसाले में पढ़ा था कि कैसे गज़ब की फिल्म गुलजार साहब ने बनाई है। वो देखी और उसके बाद जब BA में पढ़ता था तब देखी, उसके बाद कई बार देखी। बहुत सी फिल्में इनकी कई बार देखी हैं। जब एंग्री यंग मैन का नाम नहीं लोगों ने सुना था, तो आप विनोद खन्ना को देखिए कि कैसे एक पूरी पीढ़ी उतावली थी उस समय। वो पीढ़ी वो थी जो कि नक्सलबाड़ी को जन रही थी। वो पीढ़ी वो थी जो हमारे मोहल्लों में और चारों तरफ एक असंतोष दिखाई पड़ता था। और उस ज़माने में गुलजार साहब ने विनोद खन्ना से जो एक्टिंग कराई थी, तब तक तो वो विलेन माने जाते थे। आप उनकी आंखों की फीलिंग आज देखिएगा इतने बरस बाद। कोई होगा जिसको हम अपना कह पाते यारों गाते समय। और गुलजार साहब ने एक तरह से उनका रूपांतरण कर दिया था। यतीन जी, महफिल आपके हवाले जितना मैं नर्वस हूँ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आप नर्वस होंगे। उस्तादों के बगल में बैठना बहुत खतरे का काम होता है। लेकिन चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार साहब, हम सब का एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इजाजत जी, इरशाद। बहुत आभार, बहुत आभार शशि शेखर जी। लखनऊ में गुलजार साहब का स्वागत है। फ्रैंक जेवियर कॉपर्स ने राइनर मारिया रिल्के की लेटर्स को एडिट किया, तो उसने अपनी भूमिका में लिखा कि जब महान आवाज़ें बोल रही हों तो अदने लोगों को कम बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। गुलजार साहब जैसी महान आवाज़ बैठी है और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे कोई भ्रम नहीं है, आप साहब को सुनने आए हैं। मैं कम से कम बोलूँगा, मैं सिर्फ एक चिंगारी लगाऊंगा। गुलजार साहब अपनी मशाल से आपके बीच में उजाला करेंगे। गुलजार साहब एक खाना बदोश किरदार जो तमाम सारे लिबासों में अपना रंग बदलते हैं। कभी मंजर निगारी करेंगे अफसानों की तो गीतों में चले जाएंगे, गीतों से उठकर नॉवेला लिखेंगे, नॉवेला से निकल के फिल्मों के लिए डायलॉग, फिल्म गीतों की एक आपने क्लिपिंग अभी सुनी। हम बीच बीच में वो हर बातें करना चाहेंगे। गुलजार साहब
जिसके लिए आपके बीच में हैं। उस्ताद से थोड़ी छेड़खानी भी करूंगा, आप लोगों के हवाले बाद में क्वेश्चन आंसर में भी जाऊंगा। गुलजार साहब की कविता की हवाले से ही, कितना अरसा हुआ कोई उम्मीद जलाए, कितना अरसा हुआ कोई उम्मीद जलाए, कितनी देर हुई किसी कंदील में जलती रोशनी रखे। इनका एक गाना है अंगूर पिक्चर का, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा। ये वही भावरे हैं जो रोज रोज डाली डाली पे कुछ कुछ लिखते रहते हैं। गुलजार साहब का बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम। मैं सवाल शुरू करूं, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ वालों के लिए लखनऊ पे जो आपकी नज्म है वो सुना दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिंदुस्तान का शुक्रिया जब कहूँ तो यू नो व्हाट आई मीन। हिंदुस्तान जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने इनवाइट किया, जिन्होंने बुलाया, और उसके अलावा मैं सारे हिंदुस्तान का मशकूर हूँ, क्योंकि ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा वतन है। और लखनऊ पहले भी आया हूँ, कई बार आया हूँ, और इसको बदलते हुए भी देखा है मैंने। उस दौर से देखा है जब शुरू में जुनून के वक्त श्याम बेनेगल के लिए आए थे यहाँ, तब यहाँ एक सेमिनार था। किसी ऊंचाई से देख लो, कहीं से भी, तो कुछ यहाँ की तवारीखी ऐतिहासिक इमारतों की मुंडेरें मीनार नजर आते हैं। अब वो कम नजर आते हैं, अब नया दौर नजर आता है, और तब्दीली तरक्की होती है, उसी से बढ़त होती है। तो ये वो लखनऊ है जिसे मैं ज़मीन पे देख रहा हूँ कैसा नज़र आ रहा है। लेकिन लखनऊ की एक और हैसियत है। लखनऊ दो हैं, एक वो है जो ज़मीन पे आपको नज़र आ रहा है, बदलता हुआ तरक्की की तरफ जाते हुए नज़र आता है, और एक वो है जो हमारे इतिहास में चला आ रहा है, जिसे हम लखनवी तहजीब कहते हैं, जिसकी वजह से मैं बैठने को तैयार नहीं हो रहा था, आपने देख लिया। तो वो भी तो एक लखनऊ है, जिसे आप नखलऊ भी कह लेते हैं और लखनऊ भी कह लेते हैं। तो वो जो नखलऊ है वो अपने आप में एक तहजीब है, और वो मुहावरों की तरह हमेशा याद रहेगा। ये कितना भी आप ज़मीन पे उसे तब्दील कर लें, लेकिन वो लखनऊ, वो हमारे इतिहास में, हमारे तहजीब में, हमारे लेखन में, हमारी तहरीरों में वो शामिल रहेगा हमेशा। तो हालांकि कभी कभी लगता है कि, लेकिन वो खूबसूरत अफसाना है ना, जिस तरह से अलिफ लैला की कहानियाँ हैं, तो लखनऊ भी तो उसमें शामिल है। तो उस तरह की एक अफसानवी रूप इसका लखनऊ का, वो अफसानवी लखनऊ, वो अपने आप में बड़ा अच्छा खूबसूरत है। लेकिन वो कहना पड़ता है कि हाँ भाई ये सब चाहिए, लेकिन लखनऊ मैं ये लखनऊ को ट्रिब्यूट करते हुए उस लखनऊ का जिक्र कर रहा था। तो आपसे जब जिक्र हुआ तो कि भाई आप लखनऊ का जिक्र तस्लीम में भी कर लेते हैं, आप पान पेश करते हुए भी कर लेते हैं, आप उस तश्तरी में पान देते हुए जिसमें पेश करते हैं तो उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, उसके पैसे नहीं लगते उस पान के साथ एक तहजीब है जो जिसके ये में हुआ तशरी में रख दिया, पान ले लिया, उसकी कीमत नहीं पूछते। तो ये तहजीब है लखनऊ की, और हमने देखी है और गुजरे हैं वहाँ से। तो हकायतों में बहुत जिक्र रहता है अब भी, कहानियों में, किस्सों में। यहाँ के जो किस्से सुने हैं कि मैं जाते जाते टांगे में वो कोई अपनी ज़बान में बोल रहे थे, तो उन्हें क्या, मियाँ आप उधर जाइए, यहाँ पे आप हमारी ज़बान ख़राब कर देंगे, आप क्या दिल्ली से आए हैं? तो दिल्ली और लखनऊ की ज़बान है, उसमें आपस में वो तकरार तो चलती रही। और भाई किसी ने
गालिब से आके पूछा था कि भाई हमारी कलम या हमारा कलम, तो उन्होंने सहल कर दी बात, कहने लगे भाई देखिए अगर कोई मोहतरमा लिख रही होंगी तो आप मेरी कलम कह लीजिए, और कोई मोहतरम लिख रहे होंगे तो मेरा कलम। तो कहने लगे तो फिर आप जूता और जूती के लिए भी यही कहेंगे? ऐसा नहीं भाई, हल्की पड़ी तो जूती और जोर से पड़ा तो जूता। तो वो ह्यूमर भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मुझे उन हकायतों के साथ लखनऊ याद आता है हमेशा, रेजिडेंसी और इमाम बाड़े के अलावा। वो एक और लखनऊ है जो याद रहता है। हकायतों में बहुत जिक्र रहता है, अब भी सुनाई देता है लखनऊ दास्तानों में, दिखाई देता है छिड़का हुआ रवायतों में लखनऊ, दिखाई देता है छिड़का हुआ रवायतों पर लखनऊ। और गंडेरियों पे कोई केवड़ा छिड़कता हुआ गुलाब छू के कोई पान पेश करता है। मियाँ वो हाथ में ऐसे नहीं, वो तश्तरी में देते हैं। जो लेने वाला है वो तश्तरी में जो दे दे, ये अफसानवी लगता है, बड़ा अफसानवी लगता है तेरे शहर का कल्चर, ए लखनऊ, ए लखनऊ, ए लखनऊ। वो रस्म राह, अदब और आदाब, वो इक्के वालों के किस्से, ज़बानदानी हकीमों की और बाला खानों की, ज़बानदानी हकीमों की और बाला खानों की, किरोशिये से बुनी झालरें मुहावरों की, किरोशिये से बुनी झालरें मुहावरों की, और मिजाज में जो पड़े बल तो आसमां सुकड़ जाए, मिजाज में जो पड़े बल तो आसमां सुकड़ जाए। अवध निकल गया पैरों तलन से जूती सीधी करने में, अवध निकल गया पैरों तले से जूती सीधी करने में। इमाम बाड़े खड़े हैं गवाहियों की तरह और गोलियों के निशान रेजिडेंसी में, इमाम बाड़े खड़े हैं गवाहियों की तरह, वो गोलियों के निशान रेजिडेंसी में। धुआं निकलता है अब तक, वो तज़किरें जो सुने मुंह को आती हैं आंतें, वो रेजिडेंसी दिखाई देता नहीं अब वो लखनऊ, लेकिन सुनाई देता है अब भी पुराने लोगों में। बड़ा अफसानवी लगता है तेरे शहर का किस्सा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। आप गुलजार बने, उसके पीछे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बचपन में किस तरह से द गार्डनर किताब आपको मिली और उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगर गार्डनर ना मिलती तो क्या आप उस मुकाम पे आज होते जहाँ हैं, या वो कौन सी दूसरी किताब होती जो गुलजार का मुहावरा बदल देती, किरदार बदल देती? जी मैं शायद सिर्फ माली ही होता, फिर खुरपा लेके पौधों को खाद डाला करता। लेकिन उस एक किताब ने, ये सच है जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक हमारे फसी बिल्डिंग सब्जी मंडी दिल्ली, जहाँ के स्टोर रूम में जाके सोना पड़ता था मुझे, वो अब घर के हालात और वो सारा कुछ जिसमें, और वहाँ बिजली भी नहीं थी, लालटेन चिमनी वाली, और तो आपने कैसे वक्त गुजारे, और पार्टीशन का वक्त, और सड़कें भरी हुई थी रिफ्यूजियों से, शरणार्थियों से। तो पास ही बखंडा घर के पास ही रोशनारा रोड पर एक लकड़ी का खोखा बना के उसमें एक साहब किराए पे अखबार, किराए पे मैगज़ीन किताबें देते थे और अखबारें रखते थे। रोज़ कोई ताल्लुक़ रहा होगा लिटरेचर से, या कोई मास्टर रहा होगा, कोई टीचर रहा होगा, तो वो
लेकिन ये कि उन रिफ्यूजीज ने जो आने के बाद भीख मांगते हुए लोग नजर नहीं आए। ये बड़ी खूबी थी उस पार्टीशन के बाद, जो शरणार्थी आए वहाँ पर, और सबने कोई ना कोई मेहनत का तरीका निकाल लिया, कमाई का तरीका निकाल लिया। तो वो किताबें देते थे किराए पर, हफ्ते के 4 आने, आप जितनी मर्जी किताबें ले लीजिए। तो मैं जासूसी नावल और तिलिस्मी कहानियाँ और उस तरह की यादों की और वो पढ़ा करता था, क्योंकि उसमें रात गुजर जाती थी बड़ी आसानी से। और तिलिस्मी कहानियाँ और जासूसी कहानियों के में ये ख़ास बात होती है कि वो जब तक आप ख़त्म नहीं कर लें, राज की बात ना जान लें, किताब छूटती नहीं। और मुझे कोई कहने वाला तो था नहीं, बस एक चिराग था जो जलता रहता था, तो मैं पढ़ता था। तो मैं हर एक दिन किताब रोज़ ख़त्म करके चला जाता था उनके पास। तो वो चिढ़ गए मुझसे, वो किनिया किताबें देंगे तेन पंजाबी में बोले, वो तो डांट के बोलते हैं, पंजाबी की डांट बड़ी सख्त होती है। तो और उन्होंने ऊपर की शेल्फ से कहीं से एक किताब निकाली और मेरे हवाले कर जा, ये ले जा, ये पढ़, और कोई नहीं है कहानी किताब। वो किताब हैपन टू बी गार्डनर उर्दू तर्जुमा ऑफ टैगोर्स पोएम्स, और वो कहीं लग गई मुझे। पहली नज्म ही माली नाम से ही थी, जो सवाल हमने पूछा, और वही उसका टाइटल। वो बस वो किताब फिर मैं 2 दिन बाद 3 दिन पढ़ने के बाद गया, और मैं कहा वो रह गई, कोई दूसरी किताब दे दो। उसी तरह का वो जो टाइटल बने हुए थे, कोई सीरीज चल रही थी बंगाली लिटरेचर की जो उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी, तो मैं उस टाइटल की, उस डिज़ाइन की किताबें उठाने लगा वहाँ से। एंड दैट बुक, वो पहली किताब है जो मैंने चोरी की, जब तक वो भूल नहीं गया मैंने चवन्नी नहीं पहली चोरी की किताब थी। और वहाँ से मेरा चुनाव किताबों का फ़र्क हो गया। और ये नहीं कि मैं शायरी लिखने लग गया फौरन, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो जो चुनाव पढ़ने का था वो बदलने। उस दौर में शरचंद्र को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, और वो किताबें पढ़ने लग गया। आई थिंक दैट इज़ व्हाट, एंड आई कंसिडर टैगोर टू बी माई गुरु। ही इज़ द गुरु, इज माई फर्स्ट गुरु फ्रॉम होम आई लर्नड। तो पहले गुरु हैं मेरे। उसके बाद भी दूसरे गुरु भी मेरे बंगाली थे। दैट वाज बिमल रॉय, जिनसे मैंने अपना क्राफ्ट फिल्म का बनानी शुरू की, और वो उनसे सीखा। तो वो मेरे दूसरे गुरु, उनसे बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, ध्यान दिया, डेडिकेशन सीखी, कि हाउ यू डेडिकेट योरसेल्फ टू वर्क। तो वो बहुत कमाल किया। अब वो मिसालें आपको परेशान करेंगी, बोर करेंगी, नहीं तो मैं कभी सुनाएंगे। और कहूँ तो तीसरी गुरु एक बंगालन जिससे मैंने शादी कर ली। आपने रविंद्रनाथ टैगोर पर, बिमल रॉय पर, सब पर पोर्ट्रेट लिखा, टैगोर को ट्रांसलेट किया, बहुत सुंदर गीत आपने ट्रांसलेट किए। मैं चाहूँगा कि टैगोर की पोर्ट्रेट सुना दें, और जैसी हो वैसी आ जाओ वो सुना दें। हम 2 लाइन की क्लिपिंग सुनते हैं टैगोर की, जो गुलजार साहब ने ट्रांसलेट की, शांतनु मोइत्रा ने। फिर उनके पीछे मानी, जो बड़े होने के बाद समझ में आए, और बहुत अरसे के बाद हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरुदेव की नज़मों को टच करें और ट्रांसलेट करें। हालांकि कुसुमाग्रज को ट्रांसलेट किया, दूसरे बहुत से शायरों को
उनको उनका तर्जुमा किया, अनुवाद किया। लेकिन वो गुरु के काम में हाथ डालना बड़ी हिम्मत चाहिए। तो बहुत बहुत साल लगे, बहुत अरसे के बाद आके मैंने 2 वॉल्यूम्स उनकी जो ट्रांसलेट की, और उसमें ये टोन देखिए, क्योंकि हम गीतांजलि को हर बार कह देते हैं कि इसमें नोबेल प्राइज मिला, दिस इज द बेस्ट ऑफ टैगोर, विच इज़ नॉट ट्रू। मेरा ख्याल है बंगाली दोस्त होंगे यहाँ बैठे हुए, कुछ जानते होंगे कि वो सिलेक्शन थी एक सर्टन, एक ख़ास तरह की पोइम्स की जो उन्होंने वेस्ट को देने के लिए बनाई, और जिसको गीतांजलि कहा, जिस पे नोबेल प्राइज मिला। बट दैट्स नॉट द हाई ऑफ टैगोर। टैगोर उससे बहुत बड़े हैं, गीतांजलि से बहुत बड़े हैं, और उनका बड़ा काम है। लेकिन किसी ने उनकी यंग एज की पोइट्री ट्रांसलेट नहीं की थी, जो मैंने कोशिश की कि ज़रा देखिए तो उनके तेवर देखिए। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। अब रोमांटिक दिल तो आप सबके पास है, और रोमांस आप सबने किया है, और महसूस तो कर सकते हैं ये लाइनें। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं उनमें सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। है ना, ये एक अंदाज। अब ये टैगोर को उस लोग समझते हैं जैसे वो दाढ़ी के साथ ही पैदा हुए थे, ऐसा नहीं है। हर रोमांस है उनके, बड़ा खूबसूरत रोमांस है। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं उनमें सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। घास पे तेज कदम चलती आ जाओ तुम। लॉन होगा, ऐसे ही होगा। और घास पे तेज कदम चलते आ जाओ तुम। ओस से भीगी मिट्टी भी गर पाँव में लग जाए, या घुंघरू गिर जाए पायल से। अफसोस करो ना माला से गर मोती भी गिर जाए तो। घास पे तेज कदम चलती आ जाओ तुम। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। एंड देन कैफियत डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। अंधेरा हो आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं। कूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं। ये माहौल डिस्क्राइब करना, वो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, वो साथ के साथ डिस्क्राइब कर देना नज्म में। गुरुदेव ऐसे ही गुरुदेव नहीं होते। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं। कूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं। और हवा के झोंके रह रह कर सरकंडों से गुजर रहे हैं। घबराए घबराए मवेशी लौट रहे हैं थान पे अपने गाँव में। आप सुन रहे हैं, मैं डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, बट ही, आई मीन, इमेजिन द इवनिंग विच ही डिस्क्राइब्स। कूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं और हवा के झोंके रह रह कर सरकंडों से गुजर रहे हैं। घबराए घबराए मवेशी लौट रहे हैं थान पे अपने गाँव में। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं। बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया। बहुत खूबसूरत है। बेकार जलाकर रखा है सिंगार दिया। हवा से कांप के बार बार बुझ जाता है। A small little observation. बेकार जलाकर रखा है सिंगार दिया, बार बार हवा से कांप के बुझ जाता है। किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा कि नहीं। उसी दिए से काजल लगा लिया था।
एंड ही डिस्क्राइब्स इट। किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा कि नहीं, आंखें तुम्हारी काली बदली से भी गहरी काली हैं। बेवजह जलाती हो सिंगार दिया तुम जो बुझ जाता है। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। नहीं बनी है प्रांदी तो क्या, नहीं बनी है प्रांदी तो क्या, गजरा नहीं बंधा तो छोड़ो। आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, मत देर करो। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। I think that Tagore, a young Tagore, and he was a very handsome man. Look at those pictures. यंग टैगोर के बरक्स बुजुर्ग गुलजार की कविता सुना दूं? बुजुर्ग गुलजार साहब की कविता सुना दूं? आपने कहा कि उस्ताद जो हैं वो पैदा दाढ़ी के साथ नहीं हुए थे और सिंगार को रहने दो। गुलजार साहब का ये मूड देख लीजिए। मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने में झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। जब भी आवेजा उलझे बालों में मुस्कुरा के बस इतना सा कह दो, चुभता है ये, अलग कर दो, आप ही हैं। अब देखिए यूं है कि अब जो गुरु सिखाया वो उस पे पैरवी तो करनी चाहिए। लेकिन उनका एक और अदा बताई, देखिए देखिए मैं बताता हूँ, गुम ना हो जाए। अक्सर बापू के साथ उनकी झड़प लगी रहती थी, आप जानते हैं, झड़प लगी रहती थी। वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क था थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा। एक तरफ वो हिंसा की बात कर रहे थे और बंगाल वाज द सेंटर मरकज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जानते हैं आप सब, रास बिहारी बोस से लेकर एंड ऑनवर्ड्स बहुत सारे। गदर पार्टी भी जो पहली बार आई कामाघाटा मारू से, वो भी वहीं कलकत्ता आई। तो उस तरफ वो रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी जो जान पे खेल रहे थे, और बापू जो हिंसा की बात कर रहे थे, अहिंसा की बात कर रहे थे। उन टैगोर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुम रोक सकते हो इन नौजवानों को जो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। तुम्हें भी चरखा काटना चाहिए, चरखा काटो, सूत काटो, चरखा चलाओ, तो ये नौजवान तुम्हारे साथ साथ उनकी जानें वेस्ट हो रही कर रही। तो एक जगह खत में कुछ उन्होंने जिक्र भी किया, जवाब तो ऐसे ही देते थे वो सामने बापू के ना बोल के, तो बाद में कुछ तरह उदाहरण दे के, और कि वेस्ट नहीं है बापू, उनके पास जो सबसे कीमती चीज है वो दे रहे हैं, वो उनके प्राण है, वो उनकी जिंदगी है वो। तो उसके लिए उन्होंने एक नज्म कही। एक लड़की अपनी माँ से कह रही है, आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा माँ, आज हमारे दरवाजे से राजकुमार का रथ गुजरेगा माँ, आज किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, आज सजूं मैं कैसे माँ, क्या पहनूं मैं, बाल संवारूं कैसे मैं। Look at the layer, another layer, an answer to बापू ही saying, मुझको ऐसी हैरत से क्यों देख रही हो, जानती हूं वो एक दफा भी ऊपर मेरी खिड़की पर न देखेगा, पलक झपकते में वो आंख से ओझल भी हो जाएगा। दूर से बस शहनाई की आवाज ही हिचकियां लेती मुझ तक आएगी, लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरेगा जिस पल, मैं पूरी सज जाऊंगी मां। ओ मां, ये रथ है जिसे वो डिस्क्राइब करते हैं एंड में जाके
कि ये रथ है हमारा आज़ादी का रथ, हमारी मूवमेंट का रथ जो आ रहा है, जो मूवमेंट चल रही है, जो रथ आ रहा है आज़ादी के लिए। ओ माँ, राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा था जब सुबह का सूरज उसके रथ पर चमका था। मैंने घूंघट हटा दिया था चेहरे से और पन्नों की माला तोड़ के अपने गले से रथ की राह में उछाल दी थी। माँ को बता रही है ये रथ जो आ रहा है। क्यों हैरत से देख रही हो मुझको माँ? जानती हूं वो माला उसने नहीं उठाई, वो रथ के पहिए के नीचे ही चूर हुई लाल रंग का दाग जमीन पर छोड़ गया था रथ। कोई जान सका ना मेरा तोहफा क्या था, किसके लिए था। लेकिन माँ, लेकिन राजकुमार हमारे दरवाजे से गुजरा और मैंने अपने गले का जेवर उस पर निछावर कर डाला। वो आज़ादी का रथ था, वो आज़ादी का रथ था। आई थिंक गुलजार साहब, ऑडियंस से हम सवाल लें, बातें बहुत हैं। 90 साल की उम्र में 90 की पायदान पे पहुंच रहे हैं गुलजार साहब, अभी भी दिल बच्चा कैसे है आपका, ये बताएं। आज के दौर में नमक इश्क का और तमाम बातें जो भी कहना चाहें। आपका दिल इस उम्र में अभी बच्चा कैसे है? दिल तो बच्चा है जी। आपने ठीक से पाला नहीं, बड़ा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? आपने पाला होता तो बड़ा हो जाता, वो बड़ा ही नहीं होता। अभी तक नाबालिग है, नाबालिग हरकतें करता है। बताइए। और अगर मुझ पे एतबार नहीं तो लोगों से पूछिए, उन्हें कुछ करना है। जो आज का दौर है, जो आप इतना सामयिक हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, सॉन्ग्स को लेके, पोइट्री को लेके, दो चार बातें जो कहना चाहें कह दें। एक्चुअली सही ये है कि हम नॉस्टैल्जिया में रहने के बहुत आदी हैं। और आज की नौजवान पीढ़ी को जब मैं देखता हूं कि उन्हें पुराने गाने अच्छे लगते हैं तो मैं सोचता हूं वाई यू आर नॉट वॉकिंग विद द टाइम। क्योंकि अगर आपका रहन सहन बदला है, खाना पीना बदला है, जिंदगी की स्पीड बदली है, आपको हर बात पे कहाँ वो टेलीफोन को की एप्लीकेशन देखा करते थे जब बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, जब मैट्रिक पास की तब नंबर आया, है ना। ये हालत थी टेलीफोन की। आज पूरा एक्सचेंज आप लेके चलते हैं जेब में, किसी वक्त किसी एक मोड पे दुनिया में किसी से भी बात कर लीजिए। जाते जाते गाड़ी पे रुक के कहते हैं जरा अरे वो क्या खाते हैं तो बना के दे दे, जरा 2 सैंडविच का वो पैकेट उठा के लिया, या बर्गर दे दे तो गाड़ी में खा लेंगे, जल्दी है, टाइम पे पहुंच। विद दैट स्पीड ऑफ लाइफ, इफ आपका रहन सहन, बिकॉज म्यूजिक हैज टू फॉलो द स्पीड ऑफ लाइफ, इट हैज टू गो अलॉन्ग विद इट। इस हिसाब से वो फिल्में बदलती हैं। और फिल्मों में वही है जो आप कर रहे हैं। फिल्मों से सोसाइटी में कुछ नहीं जाता, सोसाइटी से ही फिल्मों में आता है, और फिल्में आईना दिखाती हैं आपको। और अभी तो शुक्र कीजिए कि पूरा दिखा नहीं रही हैं, वरना आज जो चाइल्ड एब्यूज है, फिल्म हैज नॉट शोन यू। वो 3-3 साल बच्चे, 4-4 साल की बच्चियां जो गन लेके जो केसेस हो रहे हैं, अभी तो वो दिखाई नहीं रहे। लेकिन जो कुछ फिल्मों में आ रहा है, इट हैज कम फ्रॉम सोसाइटी। या तो उसे बदलिए, आज उस पर काबू कीजिए, और अदरवाइज डोंट ब्लेम द म्यूजिक एंड द क्रिएटिविटी along with it, because it will keep on reflecting what you do. So you have to change the attitude towards all fine arts, because somewhere they are going to reflect the society. हम उससे अगर एस्केप कर रहे हैं और पुराने उसमें चले जा रहे हैं, तो then you have to escape from the other values and morals also and take care of it. Otherwise, start walking with the life.
and you will get what you are doing. It will be returned to you through fine arts, because fine arts are the historians. आप जैसे पुरानी केव्स में से निकाल के देखते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े कि उसके ऊपर क्या दर्ज किया है, कैसे जानवर की, तो योर पीरियड इसी तरह से एक्सकेवेट होगा. सो we have to feel more responsible with our times and our creativity also. That's my message. I'm sorry I'm talking against my own self, but that remains a fact. उस नॉस्टैल्जिया बड़ा अच्छा लगता है, पर नॉस्टैल्जिया जीने की जगह नहीं है, वो याद करने की जगह है बस, और उससे सीखना चाहिए. That's what I feel. I think I should say this. बिल्कुल ठीक गुलजार साहब, बहुत सुंदर. कितना समय है सवाल जवाब का? 5 मिनट. 5 सवालों का हमारे पास समय है. आपसे बस ये निवेदन है, गुलजार साहब की तारीफ करना है, आपने इंप्रेशन बताने हैं, वो सब नीचे उतरने के बाद करिएगा. सिर्फ सवाल पूछिए. माइक भेजा जाए. 5 सवालों मुझसे क्यों, इनसे भी पूछिए. मैं अकेला गुनहगार थोड़ी हूँ. अजय जैन जी को दीजिए. ये सवाल वाकई दोनों से हो सकता है. जोश मलियाबादी के हवाले से हमने सुना है कि कहते हैं कि वो सारी उम्र लिखते रहे लेकिन वरक खाली रहा, जाने क्या लफ्ज़ थे जो हमसे ना तहरीर हुए. तो उनका तो बतौर राइटर आप जितना सोचते हैं, जितना आप इमेजिन करते हैं, उसका करीब 20% एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो ये तड़प बतौर राइटर, ये तड़प कितनी ज़रूरी है कि, और क्या आप भी महसूस करते हैं तड़प को? समझ में नहीं आया. मेरे आप सवाल बताइए. जैन साहब, सवाल बिल्कुल क्रिस्प करके बता दीजिए गुलजार साहब को. भाई जितना सोचता है आदमी जज्बात, जितना आदमी जज्बात, जितना एक्सप्रेशन सोचता है, उसका 20% डिलीवर कर पाता है. उसके बगैर बताइए. जितना सोचता है आदमी, वो 20% ही डिलीवर कर पाता है, 80% नहीं कर पाता. ऐसा क्यों है? शायद ऐसा ही कुछ है. यही सवाल है. हाँ, कि जो आदमी सोचता है उसका 20% डिलीवर करता है, 80% नहीं कर पाता. यही आपका सवाल है. मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं. बिकॉज अगर कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड यू हैव द इंटेंशन एंड द करेज, you can deliver 100%. It's one's own delivery. और ये भी ये सच है. I agree with Carl Sagan when he says, the greatest scientist, कि आप impossible सोच नहीं सकते, because a man's mind will do what it has thought of. अगर उसने सोचा है कि मैं यहाँ से टड़क से स्विच ऑन करूंगा और मेरी कार विल बी इन लंदन, तो वो एक दिन कर लेगा. अगर आपने सोचा था एक दिन मैं चांद पे उतरूंगा, तो यू हैव ऑलरेडी लैंडेड इट. अगर आपने पहुंचा था कि जुपिटर तक जाना है, तो यू हैव ऑलरेडी डन इट. सो डोंट गो बाय एन इंडिविजुअल 20%. 100% is human being as a society. Can they do it or not? Not as an individual. गुलजार साहब से ये बातों का सिलसिला जारी ही रहेगा. कभी कोई बात मुकम्मल हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए. उनकी नज़्म उन्हीं को नज़र करता हूँ. उसके बाद मैं निवेदन करूँगा कि मंच पर आयोजक आएँ. अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है. अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो. अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं. अभी तो किरदार ही बुझे हैं. अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के. अभी तो एहसास जी रहा है. गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया. इस बात के लिए भी इस मंच से शुक्रिया
कि आपने मुझे बर्दाश्त किया 20 साल तक और मुझे अपने जीवन के बहुत सारे पन्ने खोल के रख दिए। बहुत धन्यवाद लखनऊ। मेरा शुक्रिया आप सबकी तरफ और आपकी बर्दाश्त की तरफ कि आपने मुझे इतना देर बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रताप और मौका मिला तो फिर हाजिर होऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे। माइक चेक। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू और मंजरकशी, और ऐसी मंजरकशी कि उससे वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। जो भी सवाल आपके रह गए हों वो सवाल के जवाब आपको मिलेंगे गुलजार साहब की बायोग्राफी में, जिसका नाम है गुलजार साहब हज़ार राहें मुड़ के देखी, जो कि मंजर आम पर नवंबर में आ जाएगी। इसके साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रताप सूर्यवंशी को। और प्रताप सर मंच पर आएं।